हाय एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन फाइल एमएड में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं निकोल्स एंड निकोल्स का करिकुलम मॉडल। ये पर्टिकुलर वीडियो है एमएड के इशूज करिकुलम एंड असेसमेंट में। बाकी अगर आपके सिलेबस में करिकुलम से रिलेटेड ये पर्टिकुलर मॉडल है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, मतलब एमएड में हो, बीएड में हो या डीएलएड में हो, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा मॉडल है ये, बहुत ज़्यादा टिपिकल डिटेल नहीं है इसमें। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो, तो ये मॉडल दिया था ऑड्रे निकोल्स ने एंड हॉवर्ड निकोल्स ने 1972 में। इसके बारे में पहली बार मतलब इसको डेवलप किया गया था। ये बेसिकली एक साइक्लिक मॉडल है। साइक्लिक मॉडल क्या होते हैं, जिसमें एक साइकिल में स्टेप्स होते हैं। और इस मॉडल की खासियत ये है कि अगर एक स्टेप में कोई परेशानी है तो हम पिछले स्टेप में जाके उसको ठीक कर सकते हैं। जो नॉन साइक्लिक मॉडल होते हैं, अगर एक स्टेप में कोई दिक्कत है देन हमें स्टार्टिंग से फिर से काम करना पड़ता है। लेकिन साइक्लिक मॉडल में सपोज इसमें कोई गड़बड़ है तो हम पीछे जाके उसको ठीक कर सकते हैं और फिर इसी स्टेप से आगे चल सकते हैं। ठीक है। और इस मॉडल में 5 स्टेप्स हैं। इन्होंने एक बुक भी पब्लिश करी थी 1978 में। इसको और ज़्यादा अच्छे से बताया था इस मॉडल को। इस बुक का नाम था डेवलपिंग ए करिकुलम प्रैक्टिकल गाइड। देन ये मानते थे कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं करिकुलम के, वो कहाँ से आते हैं या कहाँ से आने चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि ये आने चाहिए कम्युनिटी से या सोसाइटी से, राइट। जो सोसाइटी होगी, जो कम्युनिटी होगी और उसका जो एनवायरनमेंट होगा, और इवन जो लर्नर्स का होम है, लर्नर्स का एनवायरनमेंट है, उसको उसकी मदद से हमें करिकुलम के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने चाहिए। ठीक है। देन इन्होंने बात कही कि कंटेंट इन्होंने किस तरह से डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि कंटेंट को डिफाइन किया कि उसमें एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए, स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, नॉलेज डेवलप होनी चाहिए एंड वैल्यूज सीखी जानी चाहिए लर्नर के द्वारा। जैसा कि हमने पढ़ा अभी, इन्होंने सिचुएशनल एनालिसिस पे ध्यान दिया या सिचुएशंस को एम्फेसाइज किया कि ओवरऑल एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें लर्नर्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूल है और लोकेलिटीज है। ठीक है। पहला स्टेप इनका यही है। अभी हम और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इन्होंने कहा इवैल्यूएशन में वो सभी चीज़ें होनी चाहिए जितने जितने ब्रॉड उसके ऑब्जेक्टिव है। मतलब उसके ऑब्जेक्टिव अगर बहुत सारे हैं तो इवैल्यूएशन में भी वही चीज़ें, मेथड्स यूज होनी चाहिए जिसके ज़रिए हम अलग अलग ऑब्जेक्टिव को इवैल्यूएट कर सकें, राइट। सपोज उसमें प्रैक्टिकल स्किल है तो प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए अलग इवैल्यूएशन होना चाहिए, उसका असेसमेंट अलग तरीके से होना चाहिए। अगर हमें लगता है कि ऑब्जेक्टिव में उनकी वर्बल स्किल्स से एनहेंस करने की बात है तो वर्बल से रिलेटेड असेसमेंट होनी चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये है जितने ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव हैं, जितने ब्रॉड उद्देश्य हैं, उतने ही ब्रॉडर उनके इवैल्यूएशन मेथड्स या असेसमेंट मेथड होने चाहिए। ठीक है। चलो, देन ये 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप होता है सिचुएशनल एनालिसिस। अभी मैं अच्छे से इसको बताऊंगा। सिचुएशनल एनालिसिस के बेस पे ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के बेस पे ही हम कंटेंट को सेलेक्ट करते हैं, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। कंटेंट बेसिकली क्या है कि कौन सा क्या पढ़ाना है बच्चों को किस क्लास में। देन कंटेंट के लिए हम मेथड्स या लर्निंग मेथड्स को सेलेक्ट करते हैं और उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। देन लास्ट में इवैल्यूएशन होता है और ये स्टेप ओवरऑल चलता रहता है क्योंकि ये साइक्लिक मेथड है। चलो, देन पढ़ते हैं पहले स्टेप के बारे में, सिचुएशनल एनालिसिस। तो सिचुएशनल एनालिसिस नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि सिचुएशन के बारे में समझना। और यहाँ पे हम कौन सी सिचुएशन को समझ रहे हैं, यहाँ पे हम बच्चों के एनवायरनमेंट को समझ रहे हैं। एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पे है कि उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी कम्युनिटी की नीड कैसी है, उनका ट्रेडिशन कैसा है, सभी कुछ समझ के ही करिकुलम के ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है। और यही स्टेप इनका टफ है क्योंकि सिचुएशन को समझना, सोसाइटी को ओवरऑल अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये।
चलो देन आते हैं कि उसी के बेस पे ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए, ब्रॉड एंड रियलिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है, मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स की यूटिलिटी या यूजफुल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है हम कुछ भी ऑब्जेक्टिव बना दें अपने मन से, ये प्रॉपर रिसर्च के द्वारा बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्लियर होनी चाहिए, जितने क्लियर ऑब्जेक्टिव होंगे, जितना साफ हमारा उद्देश्य होगा, उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। देन इन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिव कैसे होनी चाहिए ताकि उससे लर्नर की जो स्किल्स है वो एनहेंस हो और वो और ज़्यादा अच्छा करें। देन उन्होंने कहा कि बिहेवियर्स को डेवलप करना, बिहेवियर कौन कौन सी बिहेवियर, एक्सपेक्टेड बिहेवियर एंड कंटेंट रिलेटेड बिहेवियर, ठीक है। तो ये कुछ 5 ऑब्जेक्टिव हैं जो कि सिचुएशनल एनालिसिस के बेस पे होंगे। देन बात आती है सेलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। तो सबसे पहली बात, जो भी कंटेंट होता है वो हमेशा लर्नर की एज के अकॉर्डिंग होता है, तो पहला स्टेप ये। देन कंटेंट का सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, लॉजिकल एंड सिक्वेंसल होनी चाहिए, मतलब स्टेप वाइज मैनर में सभी चीज़ें प्रेजेंट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ की चीज़ बच्चों के मेंटल एज के अकॉर्डिंग ना दे, ठीक है। तो एक स्टेप वाइज मैनर में होना चाहिए कंटेंट। देन कंटेंट रिलायबल होना चाहिए, ठीक है, उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। सपोज 5th क्लास की बात करें तो 5th क्लास की लर्नर की जितनी एज होती है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट होना चाहिए, लॉजिकली एंड सिक्वेंसली प्रेजेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए 5th क्लास के अकॉर्डिंग एंड वैलिड होना चाहिए, राइट। देन कंटेंट और क्या होना चाहिए, सोशल नीड को पूरा करे या सोशल एफिकेसी हो उसमें। देन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना चाहिए, नॉन टू अननोन होना चाहिए कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो देन आते हैं सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस या मेथड्स, कि कौन कौन से मेथड्स होंगे जिसके द्वारा हम कंटेंट को अटेन करेंगे, है ना। एक तो हो गया कंटेंट को सेलेक्ट ऑर्गेनाइज करना, अब इस कंटेंट को कैसे अटेन करना है, कैसे हासिल करवाना है बच्चों को, तो उसके लिए एक्टिविटीज को हम सेलेक्ट करेंगे और एंड ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये क्या होनी चाहिए, लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, मोटिवेटिंग होनी चाहिए और लर्नर की एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, एक्टिविटी इस तरह से चूज की जाएगी या सेलेक्ट की जाएगी जिससे बच्चों की जो नॉलेज है वो ईजिली ट्रांसफ़र हो जाए, या कंटेंट का जो कंटेंट नॉलेज है वो बच्चों को ईजिली ट्रांसफ़र की जा सके। इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम चूज करेंगे। देन है एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि उनकी क्रिएटिविटी को एनहेंस करे, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करें, राइट। देन एक कॉन्टीन्यूस मैनर में, एक सिक्वेंसल मैनर में हम प्रेजेंट करेंगे सभी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, जो भी एक्टिविटी हैं, प्रैक्टिकल वर्क है, फील्ड ट्रिप है, वो सभी किस में आती है, वो सभी आती हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बेस पे। देन इवेल्युएशन, तो जितने ज़्यादा ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव होंगे उसी के बेस पे हमारे इवेल्युएशन के मेथड्स भी होंगे। क्विज करवा सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं, प्रेजेंटेशन, वाइवा, असाइनमेंट, ग्रुप प्रोजेक्ट, तो जैसे भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं उसके बेस पे आपको इवेल्युएशन के मेथड्स अपनाने होंगे, ठीक है। चलो देन एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस ये है कि जो सिचुएशनल एनालिसिस है वो करिकुलम को कंटेक्स्ट प्रोवाइड करती है ना, क्योंकि इन द एंड जो करिकुलम है, जो शिक्षा है, वो सोसाइटी के लिए है, तो सिचुएशनल एनालिसिस इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इंटरडिपेंडेंट करिकुलर एलिमेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल मॉडल है, हम आगे पीछे जा सकते हैं जब भी ज़रूरत है ना। जो भी करिकुलम डिजाइनर है उनको रिविजिट एंड रिफॉर्म करने का मौका देती है, क्योंकि साइक्लिक मेथड है, तो अगर एक स्टेप पे कोई गड़बड़ है तो हम पिछले स्टेप पे जाके उसको ठीक कर सकते हैं और फिर से आगे जा सकते हैं। और क्या है, इसमें लॉजिकल एंड सिक्वेंसल ऑर्गेनाइजेशन है सभी चीज़ों की। डिसएडवांटेज ये है कि सिचुएशनल एनालिसिस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि पूरी कम्युनिटी को या सोशल नीड को एसेस करना इतना आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो उतना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड वर्क नहीं होता है, राइट। मतलब सपोज करो आपके पास
इंडिपेंडेंस है कि आप आगे पीछे जा सकते हो। तो आपको लगेगा कि कुछ गलत हो गया, फिर से पीछे चले जाओगे, फिर आगे जाओगे। आपको फिर लगेगा कि कुछ गड़बड़ होगी या फिर पीछे जाओगे, है ना, फिर से स्टार्ट करोगे। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने से भी उतनी ज़्यादा डिसिप्लिन काम नहीं हो पाता है। और क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इस वाले स्टेप में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। तो इस मॉडल में इतना ही था, बहुत ज़्यादा नहीं इसमें। इसमें केवल 5 स्टेप याद रखना, और जो भी इनके स्टेप हैं वो कैसे कैसे अरेंज होंगे उसको याद रखना। बेसिकली ये टाइलर मॉडल के ऊपर ही बेस है, ठीक है। लेकिन इसकी खुद की मतलब निकोल्स एंड निकोल्स ने कुछ बातें बताई हैं, कुछ स्टेप्स बताएं, तो उनको अच्छे से याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।